Yes, so this is the second part of Unit 5. Okay, so we are discussing the mock test of Unit 5 and we have already covered part 1. Okay, in the part 2 we will cover from question number 36. In the first part we discussed 35 question. So अगर आपने वीडियो नहीं देखा प्लीज़ जा करके पहले वीडियो देखिए पार्ट 1 का, उसके बाद पार्ट 2 को देखिए। इसके अलावा यूनिट 1, यूनिट 2, 3 एंड 4 इन सभी की वीडियो भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है 2021 मॉक टेस्ट। ओके, इस पर क्लिक करके सभी के सभी वीडियो आप देख सकते हैं, सभी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ यूनिट 5। नाउ लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 36। अ रिसर्चर कलेक्ट्स द सैंपल थ्रू चेन ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड एज। उसको क्या बोलते हैं? एक श्रृंखला के माध्यम से जब हम सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, एकत्रित करते हैं रिसर्चर के द्वारा, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको किस प्रकार की सैम्पलिंग बोलते हैं? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। Which answer is correct for this question? थ्रू द रेफरेंस, चेन थ्रू द रेफरेंस, इसको बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग में जो डेटा कलेक्ट किया जाता है थ्रू द रेफरेंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ वी आर कलेक्टिंग डेटा ऑफ HIV पेशेंट, ओके, तो ऐसे आपको इजीली नहीं मिल पाते हैं पेशेंट। सो फर्स्ट यू विजिट द डॉक्टर, देन डॉक्टर आपको बताएगा HIV पेशेंट के बारे में, तो आप उसको विजिट करेंगे। पेशेंट 1, देन ये पेशेंट आपको दूसरे पेशेंट के बारे में बता सकता है। इसी प्रकार से जो है एक चेन बन जाता है रेफरेंस का, राइट। ऐसा नहीं है कि एक जगह आपको इकट्ठे 50-60 HIV पेशेंट बन जाएंगे, ओके, और ना ही ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है कहीं पर। सो यू हैव टू विजिट अ वेरी इन द वेरी सीक्वेंस वे। First, you have to visit the doctor, then you have to visit the patient, and the link will become as a reference. So you can collect the data through the snowball sampling. Next question, question number 37. Research design is especially related to the which of the following feature of in the research. आपको बताना है कि रिसर्च के अंदर जो रिसर्च डिजाइन है, जिसको हम एक काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट बोलते हैं, पूरी की पूरी स्टडी का, पूरी पूरी रिसर्च का, ओके, रिसर्च का कौन सा फीचर? सैंपल सिलेक्शन, formulation of plan, decision about the tool of data collection, and all the above. So which answer is correct for question number 37? ओके, देखिए रिसर्च डिजाइन में सभी की सभी चीज़ें आ जाती हैं। ओके, कौन सी पॉपुलेशन लेना है, कहाँ से डेटा सेलेक्ट करना है, कलेक्ट करना है, वो सभी के सभी के बारे में, सैंपल सिलेक्शन, राइट। इसके अलावा क्या प्लान होने चाहिए, प्लान ऑफ एक्शन, दीज आल्सो अंडर पार्ट ऑफ द रिसर्च डिजाइन। एंड डिसीजन अबाउट द टूल ऑफ डेटा कलेक्शन, कैसे डेटा कलेक्ट करना है, थ्रू द इंटरव्यू, थ्रू द क्वेश्चनर, थ्रू द observation, what are the tools and techniques, all these things which come under the research design. So research design is kind of the blueprint, okay, of whole study, whole research. So all these option is right, option number D will be correct. Question number 38. क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज करके, और इसका आंसर बताइए। Which form of reasoning is the process of drawing a specific conclusion from a set of premises? आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट हो जाएगा रीजनिंग का। इसे बोलते हैं रैशनलिज्म रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग और प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग, जिसके माध्यम से एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालते हैं फ्रॉम दिस सेट ऑफ प्रेमिसेस। सो विच आंसर इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि we just draw the specific conclusion from the specific premises. इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं DGP, D फॉर डिडक्टिव, G फॉर आपका जनरल, टू स्पेसिफिक या पर्टिकुलर। ओके, इन द डिडक्टिव रीजनिंग, ओके, वी गो फ्रॉम द जनरल टू द स्पेसिफिक। ओके, सो हो जाएगा आपका DGP।
और इन दी इंडक्टिव रीजनिंग we follow IPG, inductive particular to general, right. इंडक्टिव रीजनिंग में हम लोग थ्योरी को जो है डेवलप करते हैं, we develop theory, ओके. और इन दी डिडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रिसर्च we basically टेस्ट एग्जिस्टिंग थ्योरी, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसको टेस्ट किया जाता है डिडक्टिव रिसर्च में, राइट. सो इसको याद कर लेना, डीजीपी और आईपीजी, इससे इजीली आपको हो जाएगा. व्हेन वी द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम द सेट ऑफ प्रेमिसेस, तो जनरल टू पर्टिकुलर हम लोग जा रहे हैं, जो आपका बी हो जाएगा डिडक्टिव, ओके. जनरल क्या है, सेट ऑफ प्रेमिसेस, और स्पेसिफिक क्या है, स्पेसिफिक कंक्लूजन, जिसको हम पर्टिकुलर बोल सकते हैं या स्पेसिफिक, दोनों एक ही बात है, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर. यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको पढ़ सकते हैं आप. जो मेन डिफरेंस होता है इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग में, देखिए इंडक्टिव रीजनिंग जो है इसका मेन फोकस होता है कि किस प्रकार से थ्योरी को डेवलप करना है, इंडक्टिव रिसर्च, ओके. और डिडक्टिव में क्या होता है कि एग्जिस्टिंग जो थ्योरी है, पहले से जो थ्योरी अवेलेबल है उसको टेस्ट किया जाता है. एंड द इंडक्टिव रीजनिंग मूव फ्रॉम स्पेसिफिक या बोल सकते हैं पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन टू दी ब्रॉड जनरलाइजेशन, IPNG, पर्टिकुलर से लेके जनरलाइजेशन. इसी प्रकार से डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, we move from the general to the specific या particular, सो इसको DGP बोल सकते हैं. ऐसे इसको याद कर लेना. क्वेश्चन नंबर 39, रिसर्च that is done to examine the findings of someone else using the same variable, what different people, मतलब जो पॉपुलेशन है पहले इस पे स्टडी हुआ है, अब दूसरी पॉपुलेशन पे स्टडी हो रहा है, वेरिएबल सेम है, ओके. मान लीजिए वेरिएबल हो गए, वेरिएबल सेम है बट पॉपुलेशन डिफरेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सप्लोरेशन, हाइपोथेसिस, रेप्लिकेशन और इम्पीरियलिज्म. व्हिच आंसर इज करेक्ट. देखिए यहाँ पर जो पॉपुलेशन डिफरेंट है बट वेरिएबल सेम है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ओके, रिसर्च स्टडी को रिपीट करने वाले हैं एट अ डिफरेंट पीपल, डिफरेंट पॉपुलेशन, ओके. या बोल सकते हैं डिफरेंट सिचुएशन, क्योंकि अगर डिफरेंट पीपल है तो डिफरेंट सिचुएशन भी होगी, ओके, डिफरेंट सब्जेक्ट भी है. सो इसे हम बोलते हैं रिपीटेशन या रेप्लिकेबल, रेप्लिकेबल या रेप्लिकेशन रिसर्च या रेपिटेशन रिसर्च स्टडी, जहाँ पर डिफरेंट सिचुएशन रहती है, डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन होती है, ओके. सो सी विल बी राइट आंसर, बट द सेम वेरिएबल. सो हियर इज द एक्सप्लेनेशन. Replication is the term referring to the repetition of the research study, generally with different situation, different subjects, different population, just to determine if the basic finding of original study can be applied to other participant or circumstances. Okay, so इसे बोलते हैं replication. Question number 40. What is the idea that knowledge come from the experience? इसको क्या बोलते हैं, जिसमें ये ऐसा माना जाता है, एक ऐसी फिलॉसफी, एक ऐसा आइडिया जिसमें माना जाता है कि जो नॉलेज है वो अनुभव के आधार पे आता है, एक्सपीरियंस के आधार पर नॉलेज प्राप्त हो रहा है, ओके, थ्रू द एक्सपीरियंस. सो इसे हम क्या बोलेंगे, रैशनलिज्म, डिडक्टिव रीजनिंग, लॉजिक और एम्पिरिकलिज्म. व्हिच आंसर इज करेक्ट. सो व्हिच इज द राइट आंसर. द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, एम्पिरिकलिज्म, ओके. या इसको बोल सकते हैं एम्पिरिकल स्टडी, जिसमें एक ऐसी फिलॉसफी, एक ऐसा रिसर्च जिसमें ऐसा माना जाता है कि जो है द एक्सपीरियंस कम फ्रॉम, द नॉलेज कम फ्रॉम द एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर, थ्रू द ऑब्जर्वेशन, ओके, थ्रू द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, जो आप अनुभव करते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, उसे बोलते हैं एम्पिरिकल स्टडी. डी विल बी राइट आंसर. हियर इज द एक्सप्लेनेशन that you can see imperialism is a philosophy. In the philosophy, the view that all the concept originate in the experience, मतलब अनुभव के आधार पर जो है कंसेप्ट बनते हैं, that all the concept are about or applicable to things that can be experienced, जिनको हम अनुभव कर सकें, ओके, और that are rationally accepted, जो कि रैशनलिटी के आधार पर, ओके, तर्क संगत हो. बिलीफ और द प्रोपोजिशन आर जस्टिफिएबल और नॉलेज थ्रू द एक्सपीरियंस, मतलब अनुभव और तर्क के आधार पर जो ज्ञान होता है उसको हम बोल सकते हैं एम्पिरिकल नॉलेज, ओके. सिंपल भाषा में यही है. क्वेश्चन नंबर 41.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड थ्योरी और एक्सप्लेनेशन। आपको बताना है कि अच्छी थ्योरी क्या होती है, एक अच्छा एक्सप्लेनेशन क्या है, उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए, क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो पहला है इट इज पार्सिमोनियस। इसका मतलब होता है बहुत सिंपल, इसको इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है। पार्सिमोनियस का मतलब होता है, तो ऑफ कोर्स इट इज अ वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च, गुड एक्सप्लेनेशन, गुड थ्योरी। इट इज टेस्टेबल, आपको टेस्टेबल होना चाहिए, तभी उसकी वैलिडिटी मानी जाएगी। इट इज अ जनरल एनफ टू अप्लाई टू मोर देन वन प्लेस, वन सिचुएशन और वन पर्सन। ओके, एक ऐसी थ्योरी जिसको हम अलग अलग जगह पर अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट सिचुएशन पे, डिफरेंट प्लेसेस पे, राइट। तो ये भी करेक्ट है, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है किसी भी गुड थ्योरी की। एक अच्छी थ्योरी वही होती है बहुत जगह डिफरेंट तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट प्लेस पे, डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट पर्सन के साथ, राइट। दैट इज द गुड थ्योरी। एंड ऑल द, ये ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों करेक्ट, सो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, what general types of research is focus on collecting information to help रिसर्चर हेल्प करने के लिए इन द एडवांस, पहले से कुछ जानकारी इकट्ठा की जाती है। ओके, एडवांस एंड आइडियोलॉजिकल और द पॉलिटिकल पोजीशंस, उसको क्या बोलेंगे? एवेल्युएशन रिसर्च, बेसिक रिसर्च, एक्शन रिसर्च और ओरिएंटेशन रिसर्च। क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए और इसका आंसर दीजिए। इस रिसर्च का जो मेन फोकस होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करना जो कि रिसर्चर को हेल्प करती है इन द एडवांस। जैसे कि मान लीजिए रिसर्चर स्टडी करने वाला है किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन पर, ठीक है, तो उसकी देखो वो जो पॉपुलेशन है उसकी क्या रेस है, एथनिसिटी क्या है, राइट, उनकी इनकम, ये सभी के रिगार्डिंग तो जो इन्फॉर्मेशन पहले से मिल जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ओरिएंटेशनल रिसर्च। ओरिएंटेशनल, डी विल बी राइट आंसर, राइट। समथिंग विच इज ऑलरेडी, या बोल सकते हैं द इन्फॉर्मेशन विच इज गैदर थ्रू दी इन द एडवांस सो दैट कैन बी हेल्पफुल टू द रिसर्चर। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको पढ़ लीजिए। दिस टाइप्स ऑफ रिसर्च फोकस ऑन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन टू हेल्प रिसर्चर को हेल्प करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है इन द एडवांस, स्पेसिफिक आइडियोलॉजिकल और द पॉलिटिकल पोजीशंस और ओरिएंटेशन दैट ही और सी बिलीव विल इम्प्रूव सम पार्ट ऑफ द सोसाइटी। इस प्रकार से मतलब एथनिसिटी है, इनक्वलिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन इनक्वलिटी, जेंडर इनक्वलिटी, इनकम, वेल्थ, ये सभी चीज़ें, कुछ चीज़ें पहले से पता होती हैं उसके रिगार्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 43, विच साइंटिफिक मेथड फॉलोज दीज स्टेप्स। आपको बताना है कि जो 3 स्टेप दिए गए हैं कौन सा साइंटिफिक मेथड फॉलो करता है? ऑब्जर्वेशन, पैटर्न और थ्योरी। लास्ट में थ्योरी आएगा। सो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी, इंडक्टिव, राइट, डीजीपी और आईपीजी। ओके, सो फर्स्ट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, which scientific method is a top down और confirmatory approach। कौन सा साइंटिफिक मेथड जो है वो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है या जिसको हम कन्फर्मेटरी अप्रोच बोल सकते हैं? डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, हाइपोथेसिस मेथड और पैटर्न मेथड। देखिए जो डिडक्टिव मेथड होता है वो फोकस करता है मोर जनरल टू मोर स्पेसिफिक, डीजीपी, जनरल से लेके स्पेसिफिक। इसको कभी कभी इनफॉर्मली ऐसा बोला जाता है टॉप डाउन अप्रोच। ओके, पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, विच साइंटिफिक मेथड फोकस ऑन टेस्टिंग हाइपोथेसिस डेवलप फ्रॉम दी थ्योरी। बताइए कौन सा मेथड होगा? डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव, हाइपोथेसिस और पैटर्न। जैसे मैंने बताया था कि डिडक्टिव जो मेथड है इसके माध्यम से एग्जिस्टिंग थ्योरी को टेस्ट किया जाता है। ओके, टेस्ट मतलब हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाती है, तो आपका डिडक्टिव विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ थ्योरी। आपको बताना है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है सत्य है थ्योरी के रिगार्डिंग। इट मोस्ट सिंपली मीन्स एक्सप्लेनेशन, इट आंसर द हाउ एंड व्हाई क्वेश्चन,
and it can be a well developed explanatory system and all the above correct. क्या सभी के सभी करेक्ट है? तो ऑफकोर्स सभी के सभी जो कथन दिए गए हैं थ्योरी के रिगार्डिंग सभी के सभी सत्य हैं। ओके, एक्सप्लेन भी करता है वैसे क्वेश्चन जैसे कि वाई है, हाउ है, इस प्रकार के क्वेश्चन को आंसर देना, और एक वेल डेवलप थ्योरी एक्सप्लेन होती है थ्योरी के माध्यम से। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, अ वेरिएबल दैट इज प्रिज्यूम्ड टू कॉज अ चेंज इन अनदर वेरिएबल इट्स कॉल्ड एज, उसे क्या बोलते हैं, वो उस वेरिएबल को क्या बोलते हैं? ओके, जो कि दूसरे वेरिएबल, मान लीजिए बी2 वेरिएबल है, इस पे कॉज या इम्पैक्ट डालता है, या बोल सकते हैं परिवर्तन ला सकता है, परिवर्तन का कारण होता है। इसको कैटेगोरिकल वेरिएबल बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरवीनिंग वेरिएबल that can cause a change in the another variable. So this is the independent variable, this is the dependent variable, this is a drug, this is the patient या person। तो ये इसमें बदलाव करने से जो है इस पर क्या इम्पैक्ट आता है, इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, इन रिसर्च रैंडम असाइनमेंट टू ग्रुप is never possible and the researcher can't manipulate the independent variable। किस रिसर्च में जो है मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है? बेसिक रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और कॉजल कंपैरेटिव और कोरिलेशनल रिसर्च। देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में तो पॉसिबल है, हमने डिस्कस किया था, तो ये तो होगा नहीं। ओके ओके, बेसिक रिसर्च की बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। अब बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा? कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च को देखिए, कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च को कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी बोला जाता है। ओके, जहाँ पर मैनिपुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, देयर इज नो नीड टू मैनिपुलेशन ऑफ एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसमें किसी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं किया जाता। जैसे फॉर एग्जांपल द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन लंग कैंसर। तो यहाँ पर जो स्मोकिंग है इफेक्ट, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो रहा है, राइट। ये जस्ट इसका इफेक्ट देखा जा रहा है इस वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कहलाएगी कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। यहाँ पर किसी प्रकार का वेरिएबल में कोई मैनिपुलेशन नहीं किया जा रहा है, तो डी विल बी राइट आंसर। इसको कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ एजुकेशन लेवल ऑन द इनकम, इनकम पर एजुकेशन लेवल का क्या इफेक्ट है? तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल है इसमें किसी प्रकार का कोई मैनिपुलेशन या कोई चेंजेस नहीं किए जा रहे हैं। इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी ऑन द मेंटल हेल्थ, सो दिस इज कॉल्ड एज कॉजी या कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। इसको कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी बोला जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, रिसर्च इन विच अ रिसर्चर यूज द क्वालिटेटिव पैराडाइम फॉर वन फेज। ओके, मान लीजिए फेज 1 है, इसके लिए यहाँ पर स्टडी की गई है क्वालिटेटिव, और दूसरे फेज में स्टडी की गई क्वांटिटेटिव। इसको क्या बोलेंगे, किस प्रकार की स्टडी बोलेंगे? एक्शन रिसर्च, बेसिक रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च या मिक्स्ड मेथड रिसर्च? इसको बोलते हैं मिक्स्ड मेथड रिसर्च, जहाँ पर दोनों ही पैराडाइम का यूज करते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का। उसके माध्यम से फिर हम कंक्लूजन या इन्फ्रेंस निकालते हैं। डेटा कलेक्शन करना, एनालाइज करना थ्रू दी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड, मिक्स्ड मेथड रिसर्च कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल? आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन सा एग्जाम्पल जो है वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल के हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि नंबर दैट कैन बी प्रेजेंट इन द नंबर, ऐसे वेरिएबल जैसे कि एज है, टेम्परेचर है, इनकम है, हाइट है, जेंडर है। ऑफ कोर्स एज यू कैन काउंट इन द नंबर्स, टेम्परेचर भी है, इनकम भी हो सकता है, इनकम है ही, हाइट भी होती है, दे कैन बी काउंट इन नंबर, सो दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव, QN। ग्रेड पॉइंट, एवरेज, एंजाइटी लेवल, रीडिंग परफॉर्मेंस, ओके, जेंडर, रिलीजन, एथनिक ग्रुप। एवरेज एवरेज लिखा हुआ है तो ऑफकोर्स एक नंबर ही होता है, ठीक है। सो जेंडर होगा नहीं, रिलीजन भी नहीं होगा, एथनिक ग्रुप भी नहीं होगा, ये आपके क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव है, QL। तो
फर्स्ट एंड सेकंड विल बी राइट आंसर, डी विल बी करेक्ट। ओके, रीडिंग परफॉर्मेंस, इसको भी आप स्केलिंग कर सकते हैं इन दी नंबर्स, सो डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस फॉर कॉजलिटी कम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड्स। आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, जिसके एक्सपेरिमेंटल, कॉजल कंपैरेटिव, कोरिलेशन और एथनोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर दीजिए। द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस ऑफ फॉर द कॉजलिटी कम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड, दैट इज द फर्स्ट वन, दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अभी आप डिस्कस, इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आई थिंक लास्ट वीडियो में, राइट। क्वेश्चन नंबर 52, विच कोरिलेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं कोरिलेशन को लेकर के, है ना, तो पैटर्न चेंज हो सकता है बट क्वेश्चन इसी प्रकार से आ जाते हैं। तो इसमें जो है बताना है आपको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन कौन सा है। दो वेरिएबल है, उनके बीच में रिलेशन है, ओके, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कोई रिलेशन नहीं हो सकता है, राइट। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन कौन सा होता है, ये +0.10 -0.95 +0.90 और -1, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन है। ओके, ये सभी की सभी वैल्यू पॉइंट में ये आपकी 1 वैल्यू है, नेगेटिव, देखिए नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ओके, ये दोनों ही रिलेशन दर्शाते हैं। अगर 0 होगा तो उसे कहेंगे कोई रिलेशन नहीं है, ओके, राइट। जैसे ये +1 है यहाँ पर, ये -1 है, ये 0 है, तो दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा तो उसे बोलेंगे 0, 0 वैल्यू होगी इसकी। +1 होगा कि सबसे जो है दोनों के बीच में रिलेशन है, और नेगेटिव का मतलब होता है नेगेटिव रिलेशन है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन आपके दर्शाएंगे -1 वैल्यू, ओके, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर वैल्यू बड़ी है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन कहलाएगी, ये वैल्यू छोटी है 1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, अ क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन ask a question about some process, some phenomena, just to explain। जो क्वेश्चन होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के, वो किस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, किसी प्रोसेस को, किसी फिनोमिना को, किसी सिचुएशन को, है। एंड इट जनरली एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, ये जनरली जो होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है जहाँ पर यू कैन जस्ट एक्सप्लेन थिंग्स, क्वेश्चन दिया होगा वहाँ पर स्पेस होगा लिखने के लिए। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड नन ऑफ द अबव, सो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑफ कोर्स दोनों ही करेक्ट है। क्वालिटेटिव स्टडी जो होती है जनरली फोकस करती है किसी प्रॉब्लम पर, किसी फिनोमेना पर, किसी स्टडी, ओके, किसी कंडीशन पर, तो उसको वी कैन इजीली एक्सप्लेन, उसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, एक होता है आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ओके। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में जनरली जो है आपके पास ऑप्शन होते हैं, आपको बस उसमें चूज करना होता है। इसमें सब्जेक्टिविटी यू कैन जस्ट मेंशन, यू कैन जस्ट एक्सप्लेन इन दी ओपन एंडेड क्वेश्चन, तो दोनों है करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट काइंड ऑफ आइडिया कैंट बी एम्पिरिकली रिसर्च। आपको बताना है किस प्रकार का जो आइडिया है उसको हम एम्पिरिकली रिसर्च नहीं कर सकते। एम्पिरिकल का मतलब होता है कि इसको ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ द रैशनैलिटी, effectiveness of different method of instruction, description of the educational practices, issue of the value and morality such as the correctness of having prayer in the school, स्कूल में प्रेयर करना सही है गलत है, ये जो दैट इज बेस्ड ऑन दी मोरालिटी ना, तो ये इशू है वैल्यू और मोरालिटी का, क्या हम इसको स्टडी कर सकते हैं एम्पिरिकल रिसर्च में। देखिए एम्पिरिक, और लास्ट ऑप्शन दिया फैक्टर हेल्पफुल इन प्रेडिक्टिंग फ्यूचर ड्रग यूज। देखिए जो एम्पिरिकल रिसर्च होती है फोकस करती है एक्सपीरियंस के आधार पर, रैशनैलिटी के आधार पर, वहाँ पर मोरालिटी काम नहीं करती है। एम्पिरिकल स्टडी डज नॉट फोकस ऑन द मोरालिटी, ऑन द वैल्यूज, इट फोकस ऑन द रैशनैलिटी, ऑन द एक्सपीरियंस। तो जो यहाँ पर दिया गया है इशू ऑफ द वैल्यू ऑफ मोरालिटी, इट विल नॉट कम अंडर द एम्पिरिकल रिसर्च, सो सी विल बी राइट आंसर, बाकी सभी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55, रिसर्च हाइपोथेसिस आर, जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती है उसको क्या बोलते हैं, क्या है, फॉर्मुलेटेड पीरियड टू द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। आरओएल के पहले हम लोग पहले से बना लेते हैं हाइपोथेसिस, तो क्या ये सही है, ऑफ कोर्स नहीं है, गलत है एकदम।
पहले रिसर्च प्रॉब्लम तैयार की जाती है, उसके बाद उस पर स्टडी की जाती है जिसको हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर बोलते हैं। ओके, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव एम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, उसके बाद जो हाइपोथेसिस बनाई जाती है। तो ये गलत है। स्टेटमेंट ऑफ प्रोडक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, दो वेरिएबल है मान लीजिए, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उनके बीच में एक प्रोडक्टेड एक रिलेशनशिप होता है, तो ये सही बात है। स्टेट सच दैट दे कैन बी कन्फाइंड और रिफ्यूटेड, तो ये भी सत्य है कि जो है हाइपोथेसिस है वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। ये तो टेस्ट होने के बाद पता चलेगा। तो ये दोनों ही सत्य है, तो डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेवेंस 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट। स्टेवेंस के द्वारा जो 4 मॉडल दिए गए थे मेजरमेंट के, इनमें से कौन सा सही जो है यहाँ पर ऑप्शन है, बताइए। तो बी विल बी राइट आंसर, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। क्वेश्चन नंबर 57, रिसर्चर यूज बोथ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया था कि रिसर्च के द्वारा दोनों ही प्रकार के जो है क्वेश्चन ये यूज किया जा सकता है, ओपन एंडेड या फिर क्लोज एंडेड, जस्ट टू कलेक्ट डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सत्य है। ओपन एंडेड क्वेश्चन डायरेक्टली प्रोवाइड क्वांटिटेटिव डेटा, देखिए पहले यहाँ पर लिख देते हैं इसको हम। जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, क्वेश्चंस होते हैं जो, इससे हम क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करते हैं, और क्लोज एंडेड क्वेश्चन से क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा इसलिए कलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ वीकन से डिफरेंट फिनोमेना हो सकते हैं, डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, राइट। तो उसको वी कैन इजीली एक्सप्लेन इन दी ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्वांटिटेटिव डेटा में नंबर्स रहते हैं, जनरली वी कैन जस्ट मार्क, राइट। सो ओपन एंडेड क्वेश्चन डायरेक्टली प्रोवाइड क्वांटिटेटिव डेटा, बिल्कुल गलत है। इसको और ज़्यादा ट्रिक बनाना है तो ऐसे कर सकते हैं, और क्लोज एंडेड में एन हो जाएगा, इस प्रकार से कुछ बना लीजिए। क्लोज एंडेड क्वेश्चन प्रोवाइड quantitative data in a participant one word. Okay, the close ended question provide quantitative data in the participant one words, वर्ड्स में नहीं, यहाँ तो वर्ड्स में तो ओपन एंडेड हो जाएगा ना। अगर कोई रेस्पोंडेंट है, अगर वो एक्सप्लेन कर रहा है क्वेश्चन को लेकर के, तो वो तो फिर ओपन एंडेड हो जाएगा ना, क्लोज एंडेड नहीं रहेगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन प्रोवाइड क्वालिटेटिव डेटा इन दी पार्टिसिपेंट्स वन वर्ड, ये करेक्ट है। यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट है, जो रेस्पोंडेंट है, अपनी भाषा में अपने शब्दों में बयां कर रहा है क्वेश्चन को, क्वांटिटेटिव डेटा को, तो ये करेक्ट हो जाएगा। एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन डायरेक्टली प्रोवाइड क्वांटिटेटिव डेटा इन दी पार्टिसिपेंट वन वर्ड, ये गलत है। क्वालिटेटिव डेटा नहीं प्रोवाइड कराता है क्लोज एंडेड, राइट, वो क्वांटिटेटिव होता है। तो सी विल बी करेक्ट। इसको दोबारा समझ लेना एक बार, है ना, बैक करके वीडियो को। जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं वो क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करने के लिए, और जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है वो क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 58, अब यहाँ से कुछ PYQ आ जाते हैं जो कि काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। इसको आपको पेयर करना है, क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो पॉज करके आंसर बताइए क्या होगा। सो एसोसिएशन, डिस्पर्जन, वेरिएंस, डिफरेंस, ये आपके लिस्ट 1 में है। लिस्ट 2 में टी टेस्ट, एनोवा, कोरिलेशन और SD। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट। एसोसिएशन आपका पेयर होगा कोरिलेशन से, कि दो वेरिएबल के बीच में क्या एसोसिएशन है, क्या रिलेशन है। और ओके, नेक्स्ट आपका डिस्पर्जन, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। डिस्पर्जन का मतलब होता है काइंड ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन, जो मीन वैल्यू है उससे कितना डेविएशन है, ओके, उसे बोलते हैं SD। सो आपका A will pair with the third, B will pair with the fourth, and what is variance? Variance मतलब अनोवा। अनोवा का मतलब क्या होता है? वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, राइट। टू वे भी हो सकता है, वन वे हो सकता है, टू वे। सो काइंड ऑफ
एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है इसका फुल फॉर्म एनोवा। तो आपका वेरिएंस कनेक्ट हो जाएगा एनोवा से, और डिफरेंस दैट इज द टी टेस्ट। टी टेस्ट का मतलब क्या होता है? टी टेस्ट बेसिकली एसेस करता है मीन ऑफ टू ग्रुप, कि वो कितने डिफरेंट है एक दूसरे से। सो डिफरेंस विल पेयर विद द फर्स्ट, सो ए विल बी राइट आंसर। यहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। टी टेस्ट क्या होता है? टी टेस्ट बेसिकली एसेस करता है कि जो डिफरेंट दो ग्रुप है, मान लीजिए मीन 1 है मीन 2 है, तो उनके बीच में क्या डिफरेंस है, कितने डिफरेंट एक दूसरे से। ओके, अनोवा बेसिकली दो प्रकार का, 1 वे अनोवा, 2 वे अनोवा हो सकता है, राइट। तो ये डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ 3 एंड मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या अनरिलेटेड ग्रुप्स के बीच में ये रिलेशन डिटरमाइन करता है। और एस डी का आपको पता ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कि जो मीन वैल्यू होती है उससे कितना डेविएशन है, कितना जो डेविएट है, कितना स्कैटर्ड है, एवरेज, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। टी टेस्ट वाज डिजाइन बाय, टी टेस्ट किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये WS गॉसट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। इन कार्ल्स पॉइसन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन द वैल्यू आर नियर टू द +1 और -1। ये क्या दर्शाता है? कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। जैसे मान लीजिए दो वेरिएबल है, ओके, इस प्रकार से देख लो, अगर वैल्यू +1 है प्लस -1 है, तो आपको रिलेशन तो कुछ ना कुछ है ना, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली पॉजिटिव रिलेशन, ये भी गलत है। जब आप बात कर रहे हैं +1 की और -1 की, कुछ भी हो सकता है ना, तो ओनली नेगेटिव, ओनली तो नहीं होगा। हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉजिटिव और द नेगेटिव कोरिलेशन। देखिए +1 जो है, -1, दोनों ही जो वैल्यू है हाईएस्ट वैल्यू है। ओके, तो हाईएस्ट किसकी है? पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो आपका फोर्थ विल बी राइट आंसर, सी विल बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 61, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आपको बताना है कौन सा आंसर करेक्ट है, इसमें आपको पेयर करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। स्क्यूनेस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, डिस्पर्जन, वेरी सिंपल टर्म्स, पता होगा आपको इसके सबके बारे में, राइट। सो व्हाट इज स्क्यूनेस? स्क्यूनेस का मतलब होता है एसिमेट्री, राइट, जो हमने डिस्कस किया था शुरुआत में। जैसे मान लो कोई सीरीज है, ओके, उसका मीन मीडियन मोड निकाला, अगर तीनों वैल्यू है सेम है तो आपकी सिमेट्री है डेटा में। अगर वैल्यू सेम नहीं आ रही तो काइंड ऑफ एसिमेट्री है, काइंड ऑफ, राइट, स्क्यूनेस। सो एसिमेट्री इन द शेप ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपका सही हो जाएगा पहला। कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन का मतलब होता है कि जो वेरिएबल है उनके बीच में क्या रिलेशन है, काइंड ऑफ कोवेरिएशन, उसको बोलते हैं कोरिलेशन। रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन का मतलब होता है कि दो वेरिएबल के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है, ओके, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए उसे बोलते हैं रिग्रेशन। और इसमें मल्टीपल वेरिएबल भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक वेरिएबल है और कई वेरिएबल पे किस प्रकार से रिलेशन है उसका, एक वेरिएबल का अलग दूसरे तीसरे वेरिएबल के साथ। डिस्पर्जन क्या होता है? डिस्पर्जन द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ आइटम्स। सो फर्स्ट विल बी राइट आंसर। यहाँ पर लिखा हुआ है रिग्रेशन के बारे में और कोरिलेशन के बारे में, कि बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। देखिए रिग्रेशन का मतलब होता है काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस फॉर एस्टिमेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल and one and more independent variable. Okay, and correlation क्या है? It's a statistical measure that express the extent to which two variable are linearly related. कितने related है दो वेरिएबल एक दूसरे से, उसको बोलते हैं कोरिलेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट गुड इन दी मैथ आल्सो गुड इन इंग्लिश, क्या जो स्टूडेंट मैथ में अच्छे होते हैं क्या इंग्लिश में अच्छे होते हैं कि नहीं होते हैं, तो वो किस एक्सटेंट तक वो रिलेशन है उनके बीच में, उस चीज को दर्शाता है कोरिलेशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 62, द कांस्टेंट एंड द कंट्रोल वेरिएबल इज यूज। ये सभी के सभी क्वेश्चन PYQ हैं, उनको आप आई थिंक आपको पता होगा। और वेरी सिंपल क्वेश्चन, कांस्टेंट एंड द कंट्रोल वेरिएबल यूज कहाँ पर होते हैं? एवोल्यूशन रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अभी हम डिस्कस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। सो डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ पर टाइप 1 और टाइप 2 एरर दिए गए हैं। जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं ना, दो प्रकार की एरर होती है, टाइप 1 एरर होती है, टाइप 2 एरर होती है।
टाइप बिन एरर में क्या होता है कि जो नल हाइपोथेसिस होती है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है जबकि वो सही होती है, ऑल्दो इट इज़ राइट, राइट, उसको रिजेक्ट नहीं होना चाहिए था। टाइप टू एरर में क्या होता है कि जो नल हाइपोथेसिस होती है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, इवन इट इज काइंड ऑफ इट शुड बी रिजेक्टेड, राइट, उसको रिजेक्ट होना चाहिए था बट वो एक्सेप्ट हो जाती है गलती से, तो उसको बोलते हैं टाइप टू एरर। तो इनमें से कौन सा जो है करेक्ट है, कौन सा पेयर करेक्ट है, ये वाला चारों में से कौन सा पेयर जो है करेक्ट है। देखिए टाइप टू एरर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस ये तो होगा नहीं, एक्सेप्ट हो जाता है, एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, व्हेन इट इज फॉल्स, ये भी गलत है। टाइप एरर एक्सेप्टिंग नहीं, टाइप एरर में एक्सेप्ट नहीं करते, रिजेक्ट करते हैं। सो टाइप एरर क्या हो जाएगी, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू एंड व्हेन इट शुड नॉट बी रिजेक्टेड, उसको रिजेक्ट नहीं होना चाहिए तब उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं और जब वो सही है, तो फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, while comparing system A with the system B, proceeding on the assumption that the system A is a superior और सिस्टम बी इज इंफीरियर, मान लीजिए ऐसी ऐसा कंडीशन बन जाता है, तो ये जो टर्म है इसको क्या बोलेंगे आप, किस प्रकार की हाइपोथेसिस है जिसमें एक वेरिएबल किसी से बड़ा है, छोटा है, इंफीरियर है, सुपीरियर है, उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, सिंपल हाइपोथेसिस और कंपोजिट हाइपोथेसिस। ऑफ कोर्स मैंने बताया था कि नल हाइपोथेसिस में कोई रिलेशन नहीं होता है दो वेरिएबल के बीच में, जैसे मान लीजिए एक दो वेरिएबल है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है उसमें कोई ना कोई रिलेशन जरूर होता है, चाहे वो छोटे बड़े का हो, राइट, जैसे हो सकता है कि एस ए बड़ा होगा एस बी से, हो सकता है कि एस बी बड़ा होगा एस ए से, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन निकल रहा है, उसे बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, okay, we have discussed this also, the alternative formula for determining the मोड निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला इसमें से सही दिया गया है, मोड इक्वल टू, बताइए कौन सा आंसर होगा, मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, यह सही है, वी हैव डिस्कस इन दी आई थिंक पार्ट 1, सो 3 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट, असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या दर्शाता है, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, कर्टेसिस, वो दर्शाता है स्क्यूनेस, जब डेटा ऑफ जो सीरीज होती है पूरे डेटा की उसमें किसी प्रकार से जो है एसिमेट्री रहती है उसको बोलते हैं स्क्यूनेस। सिमेट्रिकल में क्या होता है, सिमेट्री में अगर सिमेट्री रहेगी इसका मतलब है कि मीन मीडियन मोड की वैल्यू जो है बराबर है, एसिमेट्री रहेगी डेटा सेट में इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है मीन मीडियन मोड तीनों बराबर नहीं है, तो उसको बोलते हैं स्क्यूनेस। सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, एफ टेस्ट वाज इंट्रोड्यूस बाय, एफ टेस्ट किसके द्वारा है जो इंट्रोड्यूस किया गया, कार्ल पियर्सन, कार्ल पॉपर, आर एफ एसर, ई किलपैट्रिक, राइट आंसर आर एफ एसर, सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर, आपको बताना है काई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है कैलकुलेट करने के बाद क्या नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, या फिर कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव या फिर कुछ भी नहीं होती है। देखिए जैसे कि जो फॉर्मूला है काई स्क्वायर का उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, राइट, सो ऑलवेज पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 69, इन केस ऑफ नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, we have discussed ना in the asymmetry, two types of asymmetry, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इसमें मीन मीडियन मोड के बीच में रिलेशन हम लोगों ने बताया था, वी हैव डिस्कस ना, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इन दी नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होता है कि जो मीन की वैल्यू होती है छोटी रहती है सबसे, ओके, मीडियन एंड मोड, जबकि पॉजिटिव स्की में क्या होता है कि जो मीन की वैल्यू है वो ज़्यादा रहेगी मीडियन से और मोड से, तो इन दी नेगेटिव स्क्यू डेटा विल बी लाइक दैट, मीन, मीडियन, मोड, और इस प्रकार से सी विल बी राइट आंसर। इस प्रकार से डायग्राम बन जाता है, ये आपका मीन हो जाता है,
ये मीडियन हो जाता है, ये मोड हो जाता है इन दी पॉजिटिव स्क्यू। ओके, इन दी नेगेटिव स्क्यू क्या होता है? आपका मोड रहेगा, ये मीडियन रहेगा, ये मीन रहेगा। मीन की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई डेटा सेट है ना, कोई उसमें अचानक से कोई छोटी वैल्यू आ जाती है ना, तो इसका मीन कम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए 150, 180, 190 और यहाँ पर 10 ले लिया। तो अगर इन तीन की वैल्यू जो आ रही थी, अगर इसमें 10 और ऐड कर दिया जाए तो ओवरऑल मीन तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी है, तो वो नेगेटिव स्क्यू हो जाएगा। और अगर मान लीजिए डेटा सेट इस प्रकार से 10, 12, 13, 18 और अचानक से यहाँ पर 100 वैल्यू आ जाती है, तो 100 की वजह से जो मीन है अचानक से शिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब वैल्यू बढ़ जाएगी, राइट। तो इसी वजह से पॉजिटिव स्क्यू होता है। तो सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, square root of the average of square of deviation when such deviations for the individual item is a series are obtained from the arithmetic average known as standard deviation। इसको STD बोलते हैं। ये पूरा इसके डेफिनेशन लिखा हुआ है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ओके, सो दीज आर द 70 क्वेश्चन, वी हैव डिस्कस ऑल 70 क्वेश्चन। देखिए इसमें जो PYQ है वो भी डिस्कस कर लिए हम लोगों ने, है ना। कुछ बहुत सारे नए क्वेश्चन थे, न्यू क्वेश्चन भी डिस्कस किए, है ना। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी डिस्कस किए पार्ट 1 में। तो जितने भी पॉसिबल हो सकते थे क्वेश्चन यूनिट 5 से, स्पेशली अगर हम बात करें RM से, रिसर्च मेथोडोलॉजी से, सभी डिस्कस कर लिए हैं। तो ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी एस्पिरेंट के लिए, चाहे वो नेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टूडेंट हो मास्टर्स के, या फिर PhD एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, राइट। तो ये जो है यूनिट 5 और RM बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच। और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस यूनिट 6 मॉक टेस्ट। ओके, दीज आर द, दिस इज द एप्लीकेशन, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और दीज आर द कोर्सेज, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज द टेस्ट सीरीज। ओके, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज। यहाँ पर आपको 5 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे फुल लेंथ, और यूनिट वाइज मॉक टेस्ट भी रहेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं रिपीटेड। इसके अलावा PYQ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे टेस्ट के रूप में लास्ट ईयर के, और क्विज भी मिल सकते हैं। तो ये सभी के सभी कंटेंट आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करिए और यहाँ पर डायरेक्ट इस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। Okay guys, thank you so much. Please do like, share and subscribe this video, and also please mention in the comment box कि आपके कितने total marks आ रहे हैं।